मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने नई मिडगेट पनडुब्बी बनकर तैयार की है। इसका इस्तेमाल मिलिट्री के कोवर्ट ऑपरेशन और हार्बर पेनिट्रेशन में किया जा सकता है और नौसेना को ऐसी पनडुब्बियों की जरूरत भी है। भारत की पहली मिडगेट पनडुब्बी बनकर तैयार हो चुकी है और इसे मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम एरोवेना है। इसके डिजाइन और निर्माण दोनों ही एमडीएल ने किया है। इस पनडुब्बी को प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के तौर पर तैयार किया गया है ताकि दुनिया को यह पता चल सके कि भारत ऐसी पनडुब्बी खुद बना सकता है। इसका फायदा सिर्फ समुद्री जांच पड़ताल में ही नहीं बल्कि चुपचाप समंदर के अंदर युद्ध लड़ने की काबिलियत और क्षमता को बढ़ाना भी है। यह अंडर वाटर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी का पुख्ता प्रमाण है। इसके जरिए कम कमांडो के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन या खुफिया मिशन किया जा सकता है। एरोवेना गहरे और छिछले पानी दोनों में गोता लगा सकती है, तैर सकती है। यह भारतीय नौसेना की युद्धपोतों और दूसरी पनडुब्बियों से जुड़कर नेटवर्किंग के जरिए दुश्मन को चकमा भी दे सकती है। साथ ही कई तरीके के मिशन को अंजाम दे सकती है। यह स्टेल्थ है और बेहद एक्टिव है। फिलहाल इससे ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि इसकी लंबाई करीब 12 मीटर है और इसकी स्पीड करीब 2 नॉट है, यानी कम स्पीड है। इसे फिलहाल एक ही आदमी चलाएगा। इसमें लिथियम आयन बैटरी लगी है, प्रेशर हल स्टील है और साथ ही स्टीयरिंग कंसोल है। तो आखिर क्या प्लानिंग है भारतीय नौसेना की? भारतीय नौसेना इस प्रयास में है कि उन्हें 2 मिडगेट पनडुब्बियां मिले। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की खबर भी है और इसका इस्तेमाल मार्कोस कमांडो करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर क्या होती है मिडगेट सबमरीन। मिडगेट सबमरीन आमतौर पर 150 टन के अंदर की होती है। इसमें 1, 2 या कभी कभी 6 या 9 लोग बैठकर किसी मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये पनडुब्बी छोटी होती है। इसमें लंबे समय तक रहने की व्यवस्था नहीं होती, यानी कमांडो इसमें बैठकर जाएं और मिशन पूरा करके वापस आ जाएं। तो अब ये पनडुब्बी किस काम आती है? आमतौर पर इसका इस्तेमाल कोवर्ट ऑपरेशन के लिए होता है। ये किसी भी बंदरगाह पर पेनिट्रेशन के काम आती है। ये मिशन कम समय के लिए तेजी से पूरा करने के लिए होते हैं। इसलिए ऐसी छोटी पनडुब्बियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि दुश्मन को इसके आने का पता आसानी से ना चल पाए। तो अब बात करते हैं इसमें किस तरीके के हथियार होते हैं। आमतौर पर मिडगेट पनडुब्बियों में टॉर्पीडो और समुद्री बारूदी सुरंगें हथियार के तौर पर होती हैं। इसके अलावा कई बार इसमें गोताखोरों के लिए स्वीमर डिलीवरी व्हीकल भी होते हैं ताकि पनडुब्बी को नुकसान हो तो वो कमांडो इसके सहारे मिशन एरिया से सकुशल बाहर निकल सके। मिडगेट पनडुब्बियों का इस्तेमाल सिर्फ मिलिट्री ही नहीं करती बल्कि इसका इस्तेमाल व्यावसायिक भी है, जैसे अंडर वाटर मेंटेनेंस, खोजबीन, आर्कियोलॉजी, साइंटिफिक रिसर्च आदि। अब तो इसका इस्तेमाल समुद्र के अंदर पर्यटन के लिए भी किया जा रहा है। अब अगर भारत के रक्षा क्षेत्र की बात करें तो भारत की रक्षा क्षेत्र में ऊंची उड़ान अभी तक जारी है। रक्षा क्षेत्र की कंपनी ने 100 किलोग्राम पेलोड की क्षमता वाला एक मानव रहित हवाई विमान UAV FWD-200B बनाने में सफलता हासिल की है। मजेदार बात यह है कि भारत ने अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन से काफी कम खर्च में इसे बनाया है। भारत को एक अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन के लिए 250 करोड़ रुपए देने होते थे और जबकि रक्षा क्षेत्र की इस कंपनी का यह UAV महज 25 करोड़ रुपए में ही उपलब्ध होगा। यह भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित बॉम्बर UAV है। बॉम्बर FWD-200B एक मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन है। यह मध्यम ऊंचाई और लंबी अवधि तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे पूरी तरीके से भारत में डिजाइन करके और बनाया गया है। UAV की पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है, जो इसे ऑप्टिकल निगरानी पेलोड और सटीक हवाई हमले के हथियारों को भी ले जाने में सक्षम बनाती है। UAV FWD-200B 12 से 20 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 से लेकर 370 किलोमीटर प्रति आवर है। इसे जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक कंट्रोल किया जा सकता है। यह UAV जैसे जरूरी रक्षा उपकरणों के लिए महंगे आयात पर निर्भरता को भी कम करेगा। सी लेवल से 9000 फीट की ऊंचाई पर भी FWD-200B मानव रहित एयरक्राफ्ट ठीक तरीके से काम करने में सक्षम है। भारत में काफी समय से घरेलू लड़ाकू UAV के निर्माण को लेकर कोशिश चल रही थी। DRDO के तपस और रुस्तम जैसी परियोजनाएं भी इसी सिलसिले में थी, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई। 15 सालों से भारत का पहला लड़ाकू UAV एक दूर का सपना बना हुआ था। FWD-200B के लॉन्च के साथ भारत न केवल इस सपने को पूरा करता है बल्कि उन्नत लड़ाकू विमान क्षमताओं वाले देश की लीग में भी शामिल हो गया है। इसे आर्म्ड फोर्सेस में शामिल करने पर भी काम चल रहा है। कुछ महीनों पहले ही अमेरिका ने भारत को 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन देने की डील की मंजूरी दी थी। इस सौदे की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी की पिछले साल की अमेरिकी यात्रा के दौरान की गई थी। 31 ड्रोन के अलावा कई और
हथियार भारत को बेचे जाएंगे। पूरे सौदे की अनुमानित लागत लगभग $4 बिलियन है, यानी कि 32,000 करोड़ रुपए है। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत जल्द तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत की जाएगी। हम 3 पर नहीं रुकेंगे, हम 5 या 6 कैरियर और बनाएंगे। अगर ऐसा होता है तो भारतीय नौसेना की ताकत हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कई गुना बढ़ जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि बहुत जल्दी तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम शुरू होने वाला है। यह पूरे तरीके से स्वदेशी होगा। यह विक्रांत क्लास का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। इसे बनाने में कम समय लगेगा। एयरक्राफ्ट कैरियर का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर तैनात कर सकेगा। इसे आईएनएस विक्रांत के पहले रूस से 2013 में आईएनएस विक्रमादित्य मंगवाया गया था। दोनों फिलहाल नौसेना की सेवा में लगे हैं। पिछले साल जनवरी में संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत बताई थी, लेकिन भारत का मकसद है कि चीन की बराबरी में एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े करना, ताकि टक्कर दी जा सके। IAS-2 यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन रहेगा। लंबाई 860 फीट, बीम 203 फीट, ऊंचाई 194 फीट और डॉट 28 फीट होगी। इसमें 14 डेक्स लगे होंगे। इसे 4 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन और 2 एलेकॉन गोंगेंग गियरबॉक्स से ताकत मिलेगी। प्रोपल्शन के लिए 2 शाफ्ट होंगे। यह अधिकतम 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र में चल सकेगा। इसकी रेंज 15,000 किलोमीटर होगी। इस पर एक बार में 196 ऑफिसर और 1449 नौसैनिक एक बार में तैनात किए जा सकेंगे। बचाव के लिए इस पर कवच, एंटी मिसाइल सिस्टम और मारीच एडवांस टॉर्पीडो डिफेंस सिस्टम भी लगे होंगे। इसके अलावा सतह से हवाएं मार करने वाली मिसाइल बराक 8 के 32 सेल होंगे। 4 ऑटोब्रेट ड्यूअल पर्पस गन और 4 AK-630 CIWS गन भी लगी होंगी। इस पर राफेल MiG-29K तेजस फाइटर जेट, टेड BF फाइटर जेट या फिर AMCA फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा कामोक, अपाचे, प्रचंड, MH-60R या ध्रुव हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। अगर बात करें चीन के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, तो चीन के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। सबसे पहले बात करते हैं शैंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर की। चीन का दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो स्टोबार यानी शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम पर काम करता है, बेहद अत्याधुनिक है। यह 305 मीटर लंबा है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसका डिस्प्लेसमेंट 70,000 टन है। यह अधिकतम 44 लड़ाकू विमान अपने ऊपर लेकर चल सकता है। कहा जाता है कि इस विमान वाहक पोत को वर्तमान दुनिया में सबसे घातक हथियार लगाए गए हैं, लेकिन चीन ने इसकी जानकारी साझा नहीं की है। इसके बाद बात करते हैं लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर की। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का यह टाइप 001 एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा पोत है। पहले इसे कुजनेत्सोव क्लास एयरक्राफ्ट के रूप में विकसित करने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे चीन ने अपने हिसाब से बनाया। यह 304.5 मीटर लंबा है। इसकी बीम 75 मीटर की है। इसका डिस्प्लेसमेंट 58,000 टन है। यह अपने ऊपर 50 एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लेकर समुद्र में चल सकता है। अब बात करते हैं फुजियान सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर की। चीन के लेटेस्ट सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का सेल्फ डिफेंस हथियारों के लिए HQ-10 शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम और 30 mm के HPJ-11 ऑटो कैनन लगे हैं। इसका रडार सिस्टम भी रेक्टेंगुलर है, यानी लंबी दूरी से आने वाली मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ट्रैक कर सकता है। साथ ही टारगेट लॉक कर सकता है। इसके अलावा यह माना जा रहा है कि इस पर चीन अपने J-15B फाइटर जेट तैनात करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन फाइटर J-35 भी तैनात किया जा सकेगा। J-15D इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर फाइटर जेट भी जरूरत पड़ने पर तैनात होगा। चीन इस युद्धपोत पर KJ-600 AEWC विमान भी तैनात करेगा, ताकि समुद्र में जासूसी कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, फुजिया एयरक्राफ्ट कैरियर का Z-8x18 यूटिलिटी और ASW हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। साथ ही नया Z-20 मीडियम हेलीकॉप्टर भी तैनात किया जाएगा। तो चलिए भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करते हैं। रक्षा एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का सबसे बड़ा फायदा जापान को होगा। आसपास के समुद्री इलाकों में भी शांति का माहौल बनेगा। भारतीय नौसेना मजबूत होगी तो चीन की PLA नेवी को भारत की तरफ ध्यान देना होगा। इससे जापान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा कम होगा। जापान का स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी कम होगा। जैसे ही भारतीय समुद्री इलाके में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी, आसपास के इलाके की सुरक्षा बढ़ेगी। इससे जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे समुद्री तटों पर
आने वाले देशों के आसपास स्थिरता आएगी, रणनीतिक संतुलन बनेगा। दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लॉन्च होते ही भारतीय और जापानी नौसेना ज़्यादा नज़दीक से मिलकर युद्धाभ्यास कर सकेंगे, ज़्यादा तकनीकी समझौते कर पाएंगे, मैरीटाइम पेट्रोलिंग भी आसान होगी। समुद्री इलाकों में जहां तक जापान नहीं पहुंच पाता वहां भारतीय नौसेना आ पाएगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।